कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि हिंदी की क्लास बहुत लंबे समय से नहीं आई थी आपकी, और अब जो है हर हफ्ते आपकी हिंदी की क्लास आएगी। साथ ही साथ आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं इसमें मेरा टारगेट रहेगा कि आपको रीजनिंग और कंप्यूटर और साथ ही साथ करंट अफेयर पे भी मैं मतलब फोकस कर रहा हूँ। और जीएस का तो हमारे सेकंड चैनल पे चल ही रहा है, क्योंकि वो इसीलिए मैंने वहाँ पे शुरू किया। वो सब मैसअप हो जाता है, वरना अगर मैं चाहता यहीं करा देता। अब उसमें गड़बड़ क्या हो रही थी कि कभी 15 मिनट की वीडियो आ जाए, कभी लोअर पीसीएस की आ जाए, वो सब क्या हो जाता है, हौच पौच हो जाता है। और प्लेलिस्ट इतनी बन जाती है कि आप लोगों के लिए ही वो कन्फ्यूजन होगा। तो वो सेकंड चैनल इसलिए बनाया ताकि आप लोग उसको रिवाइज के तौर पे देखें और पेन उस पर न चलानी पड़े आपको। ठीक है, तो आज आपको हमने जहां मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाई थी उससे आगे आपको बढ़ना है। आज आपको हेडिंग डालना है बच्चों, संयुक्त क्रिया। ठीक है, और ये क्रिया का लगभग अंतिम चैप्टर होगा, और इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक, संयुक्त क्रिया देखिए, सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। आखिर ये होती क्या है, तो हमेशा याद रखना, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया, यानी दो या, आप पूरा लिखना है इसके। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक, दो से अधिक धातुओं के योग। धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। ठीक है, अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया, धातुओं के योग से बनी, ठीक है, योग से बनी क्रिया क्या कहलाती है, अपने आप में संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी दो या दो से अधिक धातु जब आपस में मिलेंगे तो उनका जब योग होगा, उसके योग से जो बनी क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, अब आता है सर इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने सपोज एक एग्जाम्पल लिखा, राम स्कूल चला गया, राम स्कूल चला गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें कहाँ से मतलब हम समझें कि दो संयुक्त क्रिया है या दो क्रिया है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो स्कूल, ये तो राम स्कूल तो ठीक है, देखो चला गया यानी दो दो टाइप की चीजें हो रही है। ये जो पीछे हेल्प कर रहा है उसको हेल्पिंग वर्ब है, साथ में चला जाना, चला गया। ठीक है, खा लिया, सो गया, पी लिया, इस टाइप के जहां पे आपको सेंटेंस दिखेंगे वो समझना हर कोई क्या है, संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से वह रामायण पढ़ने लगा था, यानी कोई भी एग्जाम्पल लिखो, वह रामायण पढ़ने लगा था। जैसे आपने लिखा वह रामायण पढ़ने लगा था। ठीक है, पढ़ना अपने आप में क्रिया होती है, पढ़ने लगा, तो ये पढ़ने लगा। ठीक है, लगना भी अपने आप में क्रिया होगी। जब इस प्रकार से कोई चीज आती है वो संयुक्त क्रिया के अंदर आती है। ठीक है, यानी पढ़ने के साथ साथ लगा, चला गया, सो गया, खा लिया, पी लिया। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी चीजें समझोगे तो इजीली संयुक्त क्रिया के अंदर आ जाएंगे। अब इसके जो आपके एग्जाम्पल देखने हैं, आप गूगल वगैरह सर्च करके लिख सकते हैं कि संयुक्त क्रिया के क्या एग्जाम्पल होते हैं, संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने संयुक्त क्रिया समझे कि ये दो या दो से अधिक धातु के योग से बनने वाली होती है, अब इसके भेद आते हैं, यानी कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि इसके भेद कितने होते हैं। और आज की क्लास थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको इसके बाद जो हिंदी की क्लास आएगी, इन दोनों को समझ मतलब एक साथ अगर आप लिंकअप करोगे तब आपको ये बहुत इजीली क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसके भेद, यानी इस क्रिया के मुख्यतः चार भेद होते हैं बच्चों। ठीक, कितने भेद होते हैं, चार भेद। एक को बोला जाता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पहला। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ जो दूसरी क्रिया होती है उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया, इज एम आर सुना है ना आपने, वही, यानी हूं है, इस टाइप के। इसके अलावा जो इसमें तीसरी क्रिया होती है उसको बोलते हैं बच्चों संयोजी क्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजी क्रिया, संयोजी क्रिया। और अंतिम जो होती है उसको बोलते हैं रंजक क्रिया, यानी कौन सी क्रिया बोलते हैं उसको, रंजक क्रिया। और रंजक क्रिया आपको समझना है तो ये बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे कि रंजक क्रिया क्या होती है। मैं समझा दूंगा, अभी पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि चार की चार क्रिया अपने आप में क्या है। ठीक है, रंजक क्रिया। अब देखिए, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया, ये संयुक्त क्रिया के अपने आप में क्या हो गए, चार पार्ट हो गए, यानी चार भेद हो गए। अब इन्हीं को हमने समझ लिया कि आखिर ये जो चीजें होती हैं क्या होती हैं, इसको हम लोग कैसे समझें। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। अब देखिए, पहला जो आपका आता है वो आता है मुख्य क्रिया। क्या लिखोगे, पहले वाले को लिखोगे आप लोग मुख्य क्रिया, पहला लिखोगे, पहला वाला। ठीक है, मुख्य क्रिया,
यानी जो मेन क्या है अपने आप में क्रिया है, वर्ब है, वो क्या होती है, मुख्य क्रिया। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको समझना चाहोगे तो कुछ दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। तो हमेशा याद रखना, कर्ता होता है या कर्म होता है कि मुख्य क्रियाकलाप को जो व्यक्त करता है, यानी सीधे सीधे लिख लेना आप लोग, कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को, कर्ता ऑब्लिक कर्म के मुख्य क्रियाकलाप, जो मेन चीज कर रहा होगा। ठीक है, मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली, को व्यक्त करता है, तो को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, व्यक्त करता है, यानी जो अपने आप में मुख्य क्रिया है वो क्या है, कुछ भी नहीं है। जो क्रिया होगी यानी कर्ता होगा या कर्म। अब कर्ता क्या होता है, जो मेन रोल निभाता है, जो करने वाला। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें कर्ता कौन है, राम है। ठीक है, श्याम क्रिकेट खेलता है तो मेन कौन हो गया इसमें, श्याम। यानी कर्ता जो भी है, जो उस काम को कर रहा है, यानी कर्ता ऑब्लिक कर्म, जो वो काम कर रहा है, ठीक है, कि मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करता है। यानी कर्ता ऑब्लिक कर्म क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका मेन उद्देश्य है, जो चीज कर रहे हैं, जो मेन चीज है, उसको व्यक्त करने वाली क्रिया को अपने आप में क्या बोला जाता है, मुख्य क्रिया बोला जाता है। अब आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल कैसे समझें, जैसे आना जाना, खाना पीना, पढ़ना, रोना धोना, ये सब चीज अपने आप में क्या आ जाएंगी, मुख्य क्रिया के एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो आप जैसे ही मुख्य क्रिया लिखोगे किसी भी सेंटेंस में, इसके आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कुछ भी लिख लो। जैसे आप सीधे सीधे लिख लो, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, इस टाइप का। ठीक है, क्या लिख लोगे, खेलना, पढ़ना, गाना, हंसना, ठीक है, आदि। ये सब के सब क्या है, मुख्य क्रिया। क्योंकि अगर आप मेन काम यही तो करोगे, या खेलोगे, पढ़ोगे, हंसोगे, गाओगे, डांस करना, नाचना, ये सब तो मेन क्रिया होती है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, हमेशा याद रखना, मुख्य क्रिया। अब आपसे पूछेगा, बाई चांस कोई सेंटेंस दे दिया, यानी उसने ऐसे लिख दिया, राम स्कूल जाता है, मतलब राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी, खेलने की क्रिया होगी। वह गाना गाता है तो मुख्य क्रिया क्या होगी, उसकी गाने की क्रिया होगी। तो यही जो चीज होगी ना, यानी गाता है तो गाने की क्रिया होगी। तो ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल हो गया, मुख्य क्रिया का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चों, वो सहायक क्रिया होती है। सेकंड क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे आप लोगों ने पहले इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, इज एम आर बोलते हो ना, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी एम इज आर, इस टाइप की चीजें इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सीधे सीधे ये क्या करती है, काल का बोध कराती है, यानी किस टाइम पीरियड में वो चीज हो रही है, समझने का कोशिश करना, काल का बोध कराती है। काल का बोध का मतलब क्या हुआ, देखो, काल का बोध कराने का मतलब वो टाइम पीरियड क्या है। जैसे मैं ये कहूंगी जा रहा है यानी वर्तमान में, गया था यानी पास्ट में। ठीक है, इस प्रकार की चीजें, यानी किस टाइम पीरियड में वो हो रही हैं, तो वो सहायक क्रिया कहलाती है। और जैसे इंग्लिश में ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दो आप लोग, इज एम आर। ठीक है, और हिंदी में इसको जैसे इज यानी है, इसके अलावा मतलब हूं, है, हूंगा, इस टाइप की चीज है। ठीक है, जैसे हूं, है, हूंगा। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, यानी जा रहा हूं मतलब प्रेजेंट टाइम पे है ना, यानी वो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो उसके काल का बोध हो रहा है। यानी इसके अलावा हूंगा, मैं कल वहां हूंगा, इस टाइप की चीजें, कुछ भी हो सकता है। तो ये जहां पे आएंगे लास्ट में, हूं, है, हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, मैं पी रहा हूंगा, इस टाइप की चीजें। ठीक है, वो वहां जा रहा है, वो वहां सो रहा है, लास्ट में ये जो चीज है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं, अपने आप में क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब उनका नाम होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब वो कहलाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है बच्चों संयोजी क्रिया। कौन सा आता है तीसरा, संयोजी क्रिया लिखना, जो मैंने आपको संयुक्त क्रिया में बताया था। थर्ड आता है अपना संयोजी, और इसी को आपने समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। संयोजी क्रिया क्या होगा, अगला संयोजी क्रिया। अब आप कहोगे सर ये संयोजी क्रिया क्या होती है, इसको कैसे समझे। संयोजी क्रिया में क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है उसकी तीन चीजों को दिखाता है। यानी मुख्य क्रिया के जो मेन क्रिया होती है, जो मैंने पहला बताया था, ठीक है, मुख्य क्रिया के पक्ष ऑब्लिक वृत्ति यानी मूड, इसको मूड बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वाच्य यानी वॉइस, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, यानी मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है, मतलब मेन काम हो रहा है जो, उसके पक्ष,
उसकी वृत्ति यानी मूड, उसके वाच्य को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, संयोजी क्रिया। तो सिंपल सी बात है, मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य का जो बोध कराती है या की सूचना देती है उसको क्या बोला जाता है, संयोजी क्रिया बोला जाता है। ठीक है, की सूचना देने वाले को क्या बोला जाता है, अपने आप में संयुक्त क्रिया बोला जाता है। अब इस संयोजी क्रिया, अब इसको समझना है आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, अब इसमें ए लिखो, पहले पक्ष क्या होता है, यानी किसी भी क्रिया का पक्ष किसी को कहते हैं। ये हालांकि मैं अगर आपके समझ में नहीं आएगा, एक क्लास इसका पक्ष पे, एक वृत्ति पे और एक वाच्य पे दूंगा ताकि आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कोई अगर क्रिया देता है यानी कभी एक सेंटेंस देता है और उसमें पूछेगा कर्ता का पक्ष छांटिए, फिर क्या करोगे, वहां टापते रह जाओगे, कॉपी भाई तुझे आता है, तुझे आता है, कुछ नहीं होगा, वहां समझ ही नहीं आएगा। कभी सुना ही नहीं होगा कि कोई चीज पक्षी भी होती है, कोई वृत्ति भी होती है, कोई वाच्य होती है, वाच्य तो सुना भी होगा। तो ये पक्ष क्या होता है, यानी किसी क्रिया के पक्ष को कैसे समझोगे, इसमें आपको कुछ चीजों का मतलब ज्ञान होना चाहिए। यानी बेसिकली ये किसी भी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराता है, यानी कोई प्रोसेस अगर किसी क्रिया की चल रही है उसका बोध कराएगा। यानी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था, यानी कौन सी प्रोसेस चल रही है, यानी किस अवस्था में, प्रक्रियागत अवस्था का बोध, अवस्था का बोध कराएगा। यानी आपको ये पता चलेगा जो वर्क हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है, वो जो प्रोसेस चल रही है वर्किंग की, वो किस अवस्था में है, यानी क्या वो अभी चल रही है, क्या रोज चलती है या कभी कभी, यानी आपको एक कंडीशन, एक मतलब उसकी अवस्था जो होगी उसका क्या होगा, बोध होगा। यानी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं, पक्ष कहते हैं। एक क्वेश्चन उल्टा रिवर्स, मेरा जैसा अगर एग्जामिनर हो, मैं तो अगर बच्चों का टेस्ट करूं तो यही क्वेश्चन दूंगा कि किसी भी क्रिया में उसकी प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराने वाले मतलब शब्दों को क्या कहते हैं, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, अव्यय। तो वहां वहीं के वहीं धराशायी हो जाएगा, वहीं के वहीं आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, बेहोशी का पूरा आलम रहेगा। तो इस चीज को आपने समझना है कि पक्ष क्या कहते हैं, क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध जो कराते हैं उसको बोला जाता है पक्ष। ठीक है, अब कैसे इसको समझेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर आपको समझना है तो पॉइंट वाइज लिखना। पहला इस टाइप से पॉइंट बना दो, पहला पक्ष क्या हो सकता है, किसी चीज का आरंभ द्योतक, यानी आपको ये पता चल जाएगा कोई चीज आरंभ हो रही, स्टार्ट हो रही है, आरंभ द्योतक, ऐसे लिखो। आरंभ द्योतक का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई चीज आरंभ हो रही है, आपको इसका बोध हो रहा है। यानी जैसे आपने ये कहा कोई चीज ब्रैकेट में, आरंभ द्योतक का लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। जैसे कोई सेंटेंस लिखो, मैं पढ़ने लगा, यानी मैं पढ़ने लगा हूं, यानी अब वो क्या कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया। तो मैं सिर्फ खाली एक सेंटेंस लिखा दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। मैं पढ़ने लगा हूं, तो देखो आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि आरंभ हो रहा है किसी चीज का, पढ़ने लगा है, वही सेंटेंस समझ के तो खुद ही आप लोग बना लोगे ना। दूसरा होता है सातव्य द्योतक, यानी सातव्य द्योतक का मतलब कोई चीज वर्तमान में चल रही है, यानी वो शाश्वत रूप से चल रही है, उसको बोलते हैं सातव्य द्योतक। लिखो सातव्य द्योतक। इसको कैसे समझोगे, ठीक है। अब मैं इसको इसकी डेफिनेशन वगैरह तो कुछ आनी है नहीं पेपर में। तो क्रिया के वर्तमान में चालू रूप के इसको दर्शाता है, ठीक है। नहीं कोई क्रिया वर्तमान में चल रही है तो इसमें ऐसे लिखो, क्रिया का वर्तमान में चालू रूप दिखाता है, वर्तमान में चालू रूप, यानी कोई चीज चल रही है, ठीक है, चालू रूप। जैसे वह खा रहा है, यानी जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह सो रहा है, यानी कोई वर्क होते, कोई क्रिया हो रही है, उसका वर्तमान रूप दिखा रहा सातव्य द्योतक। यानी इसको एग्जाम्पल अगर इसी के आगे लिखोगे, रहा है, क्या लिखोगे, रहा है या रही है, रहे हैं, इस टाइप की जो चीज आती है, यानी कोई चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ठीक है। कोई ये आरंभ द्योतक था, ये कॉन्टिन्यूस था, यानी कोई चीज कंप्लीटली चल रही है, चालू रूप है, तो इसको बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो गा रहे हैं, इस टाइप की चीज, ठीक है। तो आरंभ द्योतक इसको बोला जाता है। आप सेंटेंस खुद ही बना लेना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है बच्चों प्रगति द्योतक, यानी अगर मैं इसके नीचे लिखूं दिखेगा आपको, हाँ दिख जाएगा, एक मिनट ख्याल से, ठीक है, मैं कैमरे में देख सकता हूं। प्रगति द्योतक थर्ड है, ठीक है। प्रगति द्योतक नाम से लग रहा है किसी भी कार्य की प्रगति को दर्शाएगा, यानी क्रिया के निरंतर बढ़ोतरी को दिखाता है कि कोई क्रिया चल ही रही है, मतलब बढ़ रही है। ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो चल रही है, और ये क्रिया के बढ़ोतरी को दर्शाएगा, बढ़ोतरी यानी प्रगति हो रही ना, यानी क्रिया के बढ़ोतरी को दर्शाता है, लिख दो
अब इसको कैसे समझोगे सर, कैसे क्रिया की बढ़ोतरी को दर्शाता है? इसका ये मतलब है, जैसे मैंने ये कहा भीड़ बढ़ती ही जा रही है, यानी कोई चीज वह सफल होता ही जा रहा है, ठीक है, वह एग्जाम निकालता ही जा रहा है, यानी क्रिया की प्रगति को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है प्रगति द्योतक। तो इसके आगे एक सेंटेंस लिख लो, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो आप लोग सीधे समझ जाओगे, सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो ये अपने आप में भीड़ बढ़ती ही जा रही, जैसे ही मैंने लिखा, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, प्रगति द्योतक है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का इश्यू रह रहा होगा, नीचे नीचे दिख नहीं रहा, अब मैं ऊपर लिखूंगा। प्रगति द्योतक जैसे ही आपने समझा, ये सब पक्ष हैं। अब आप लोग समझ जाना, कभी ये पूछता है कि कोई सेंटेंस दे दिया, यानी कभी ऐसे पूछ दिया कि जैसे ये प्रगति द्योतक, या इसके अलावा अपने आप में आरंभ द्योतक, या इसके अलावा कोई और चीज दे दी और ये पूछेगा कि क्या चीज है, तो क्रिया के पक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो क्रिया का पक्ष आता है वो क्या आता है, पूर्णता द्योतक, यानी कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है और आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको समझना है, इसको समझ के ही एग्जाम में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्णता द्योतक। अब बताओ, मैंने जैसे शब्द लिखा आप समझे नहीं क्या? पूर्णता द्योतक में क्या होगा, कोई चीज कंप्लीट हो चुकी होगी, अर्थात चुका है, वह खा चुका है, वह पी चुका है, इस टाइप का, यानी चुक एक प्रकार से, यानी तो इसके आगे आप लोग सेंटेंस लिख सो, वह खा चुका है, वह खा चुका है। तो ये समझ नहीं आया क्या आपके? कितना आसान तो है, यानी पूर्ण हो चुकी है वो चीज है, वो पक्ष कंप्लीट हो चुका है, तो इसको क्या बोलोगे आप, पूर्णता द्योतक। इसके बाद आता है नित्यता द्योतक। नित्यता द्योतक मतलब कोई चीज नित्य रूप से चलती रहती है, नित्यता मतलब हमेशा जो होती है, ठीक है, नित्यता द्योतक। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको, क्या कंफ्यूज करेगा, ये चीज नित्य होती रहती है, हमेशा होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी खत्म हो जाए, ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और हमेशा होगी। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि आज निकलेगा कल नहीं निकलेगा, निकलता है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, यानी नित्यता द्योतक में क्या लिखोगे आप लोग, सीधे सीधे नित्यता द्योतक, इसका पूरा नाम लिख लो, नित्यता द्योतक अपूर्ण। नित्यता द्योतक अपूर्ण, यानी वो होगी तो रोज, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी कंप्लीट होगी। तो यानी क्रिया के नित्य, बट वो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। क्रिया हमेशा चलती है लेकिन वो पूरी नहीं, लिखो, क्रिया नित्य रूप से होती है, नित्य लेकिन पूर्ण नहीं, ठीक है। आप समझ जाना कि लेकिन पूर्ण नहीं, यानी क्रिया तो होती है, बट वो कभी भी क्या होगा, अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। ऐसी क्रिया का क्या बोला जाता है, नित्यता द्योतक अपूर्ण क्रिया, यानी क्रिया नित्य होती है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये नित्यता द्योतक होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, क्या लिखोगे, सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप में नित्य है, यानी नित्यता द्योतक का अपने आप में एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसा नहीं कि सूर्य आज निकला कल नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, निकलेगा हमेशा, इसको लेकिन अपूर्ण रहेगा, क्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद अगला आता है आवृत्ति मूलक, यानी आवृत्ति मतलब वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा, यहाँ वो होगा, ठीक है, आवृत्ति मूलक। अब आप कहोगे सर यहाँ कैसे समझे और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, आवर्ती मूलक क्या होगा, क्रिया सदैव चलती रहेगी लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि एंड हो जाए, क्रिया सदैव। जैसे श्याम स्कूल जाता है, यानी रोज ही तो जाएगा जब स्कूल खुलेगा, यानी क्रिया सदैव, आवर्ती मूलक, जाएगा घर आएगा, जाएगा घर आएगा, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, यानी श्याम स्कूल जाता है। क्या लिखोगे इसका एग्जाम्पल, श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है। आपने इनको रटना नहीं है, आप इन शब्दों को तोड़ना, आप ऐसे ही समझ जाओगे। आवृत्ति में क्या होगा, नित्य द्योतक अपूर्ण क्या होगा, पूर्णता द्योतक क्या होगा, कोई रटने की चीज तोड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पक्ष जो आता है वो आता है अंतिम जो पक्ष है, अभ्यास द्योतक, यानी किसी चीज का अभ्यास हो रहा होगा, किसी चीज की प्रैक्टिस हो रही होगी, अभ्यास द्योतक, ठीक है। अभ्यास द्योतक में बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है, किसी चीज की प्रैक्टिस हो रही होगी, यानी वह प्रायः गाने सुना करता है, यानी वह प्रायः क्रिकेट खेला करता है, वह प्रायः दौड़ा करता है, वह प्रायः मुस्कुराया करता है, यानी किसी चीज का अभ्यास कर रहा है। तो एक सेंटेंस लिख लो, वह प्रायः खेला करता है, वह प्रायः क्रिकेट खेला करता है, खेला
करता है। ठीक है, तो आप इसको सब समझ गए होंगे कितनी आसानी से कि ये इस प्रकार की जो चीजें हैं ये इन्हीं से समझ आते हैं। इसके आगे आप लोग देखिए, ये थे संयुक्त क्रिया में क्रिया के पक्ष। तो कोई रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब बाई चांस आपका क्वेश्चन आ जाता है, यानी किसी केस में आप एग्जामिनर का हम नहीं जानते बच्चों, चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे हिंदी व्याकरण आती है, अगर आप संयुक्त क्रिया की बात करते हैं तो आपको पता चल गया इसके 4 भेद होते हैं। एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक ये होती है जो मैंने अभी बताया जिसमें पक्ष, वृत्ति और तीसरा वाच्य देखा जाता है, और लास्ट वाला भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, पक्ष आप समझ गए होंगे पक्ष क्या होता है किसी भी क्रिया के अंदर। इसके बाद जो अगला आपका आता है वो आता है पक्ष के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर वो आती है वृत्तियां। यानी ए लिखा था पक्ष, बी लिखो वृत्तियां, वृत्तियां। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूड। क्या बोलते हैं? मूड। यानी मूड कैसा है। ठीक है, तो इसको कैसे समझोगे? ये सिर्फ और सिर्फ जो वक्ता या लेखक होता है, यानी जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, उसके मूड को ये दर्शाता है। ठीक है, वक्ता प्लस लेखक के वृत्ति यानी मूड को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ये आपको समझना है। ठीक है, ये कैसे होगा देखिए, इनके मूड को प्रदर्शित कर देगा। अब ये कैसे वृत्तियां समझोगे? जैसे किस प्रकार की चीजें हो सकती हैं मूड में? कभी किसी को मतलब संदेह हो सकता है, क्या हो सकता है? किसी को संदेह हो सकता है उसके मन में। ठीक है, कभी किसी ने क्या दे दी? आज्ञा दे दी। कभी कोई संभावना जता सकता है, यानी उसके मूड आया कि वो किसी को आज्ञा दे दे, उसके मूड में आया कि यार उसने कहा हाँ ऐसी संभावना हो सकती है, उसने किसी से क्या कर दिया? अनुरोध कर दिया, यार रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ये सब के सब उसके मूड पे है। ठीक है, यानी क्या होगा? सीधे सीधे लेखक यानी जो करता है, यानी जो वक्ता है या लेखक है, उसके संदेह, उसकी आज्ञा, उसमें संभावना दर्शा रहा है, उसका मूड हो रहा है, वो किसी को संकेत कर रहा है, किसी से अनुरोध कर रहा है, ये सब के सब क्या हो सकते हैं? अपने आप में वृत्तियां हो सकती हैं। ठीक है, यानी कहीं उसे इंडिकेट किया, संकेत आदि, ये सब के सब क्या हो सकते हैं? इनके दिमाग में चीजें आ सकती हैं, कई प्रकार के भाव आ सकते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? मूड यानी वृत्तियां। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? वृत्तियां बोला जाता है। ये अगर आपको अलग से पढ़ना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है बच्चों वो आता है वाच्य का बोध भी कराती है। ठीक है, मैंने 3 चीज दिखा रखी है, पक्ष, वृत्ति और वाच्य। और पता लगा कहीं क्वेश्चन इस प्रकार से बोला जाए संयुक्त क्रिया में, डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, संयुक्त क्रिया में उस चीज का नाम बताइए जो वृत्तियां, पक्ष और वाच्य का बोध कराती हैं, तो वहां पे उसका आंसर हो जाएगा संयोजी क्रियाएं। ठीक है, तो वाच्य का बोध मतलब वाच्य क्या होता है? आप सिंपल सी बात है, वाच्य तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश में इसको वॉइस कहते हैं, आप लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है। ठीक है, ये वाच्य कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या करेगा? कर्ता, कर्म और भाव का बोध कराता है। यानी कर्ता मेन है, यानी करने वाला क्या काम कर रहा है? कर्म ऑब्लिक भाव का बोध कराएगा। ठीक है, भाव का बोध कराएगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? वाच्य का बोध करने वाली, यानी कर्ता, कर्म और भाव का बोध। अब इसको कैसे समझना है? देखो बहुत सिंपल है। यानी अगर आपसे कभी ये कहे, कैसे समझोगे इसको? इसको अगर आपको कभी ये कहे कि इसमें ये चीज क्या है, कोई सेंटेंस मैंने लिख दिया, राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाच्य तो खैर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी इसके लिए समझो। राम किताब पढ़ रहा है, यानी इसमें प्रधान कौन है? मेन चीज कौन है? राम है ना, क्योंकि राम मेन है। यानी इसमें जहां कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्ता वाच्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ता। या दूसरा देखो एक सेंटेंस हमने को, रोगी को दवाई दे दी, रोगी को दवाई दे दी गई। इसमें देखो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कर्ता नहीं है, तो रोगी कोई भी हो सकता है ना, किसी का ऐसा तो नहीं। तो ये क्या हो गया? कर्म, कर्म प्रधान हो गया। ठीक है, और तीसरा उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बुढ़ापा, ये सब क्या होता है? भाव होते हैं। मैंने कहा था ना एक बार आपको, भाववाच्य, यानी उससे अब चला नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? अपने आप में भाव, यानी ये तीसरे किस चीज का बोध कर रहा था? भाव। तो ऐसी जब चीजें होंगी जहां कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता मेन होगा काम करने वाला, वहां कर्तावाच्य होगा। जहां कर्ता न हो के कर्म होगा, वहां कर्मवाच्य होगा। और जहां इस टाइप की चीजें होंगी, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस टाइप की चीजें, वो भाववाच्य होगा। अब इसको स्टार्ट कर देना, ये अलग टॉपिक है आपका। ठीक है, ये अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि वाच्य में आपको यहाँ पे
समझाऊं, ठीक है। अब जो आता है ए बी सी, लास्ट वाला ये तो कंप्लीट हो गया कि एक पक्षी होता है, एक वृत्ति होती है और एक वाच्य होता है। अब वहां आ जाइए, संयुक्त क्रिया के भेद, 4 भेद दिखाए थे ना, अंतिम लिखिए आप रंजक। कभी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेशन पूछ दे, ठीक है। 4th क्या था, रंजक, उसमें लिखा होगा आपका जो मैंने लिखवाया था आपको, रंजक क्रियाएं, ठीक है। ये रंजक क्रियाएं क्या होती है, देखिए रंजक क्रियाएं, ये बहुत आसान है। रंजक क्रियाओं की डेफिनेशन लिखो, मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाएंगे, ठीक है। यानी अभी बताता हूं, करो को मुख्य क्रिया को जो कंप्लीटली एंड करने के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत, यानी जो सेंटेंस एंड होता है ना लास्ट में, ठीक है, अभी बताता हूं, विशेष रंगत लाते हैं, ठीक है। रंगत कर लाने वाले को क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया। तो बहुत आसान है, जैसे इसमें देखो आना जाना उठना, इस टाइप का, आना जाना इस टाइप की चीज है, ठीक है। आना जाना उठना बैठना लेना देना, ये सब, उठना बैठना लेना देना, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे मैंने उसे एक किताब दी, यानी देना, खाना पीना, इस टाइप की चीज, मतलब खाना पीना नहीं, जो लास्ट में सेंटेंस के अंदर आते नहीं, लास्ट में आपने देखा होगा, आना जाना उठना खाना बैठना, इस टाइप की चीजें, जैसे देना पढ़ना सकना लगना, इस टाइप की, ठीक है। सकना लगना आदि कर दो, टीसी, ठीक है। अब ये कैसे समझोगे, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या है, राम स्कूल चला गया, गया इस टाइप के, ठीक है। चला या यानी पढ़ने लगा, यानी वह पढ़ने लगा, ठीक है। ये पढ़ने लगा एक सेंटेंस, ठीक है। पढ़ना तो क्रिया हुई, ये क्या है, पीछे से लगा, जाना खाना, इस टाइप की जो पीछे उठना, ये सब चीजें क्या होती है, रंजक क्रियाएं। जैसे वह अपना काम कर आया, करना तो वर्क होगा, कर आया, ये पीछे आया क्या है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या कर रहा है, लास्ट में उसमें रंगत उत्पन्न कर रहा है, सेंटेंस को थोड़ा मजेदार बना रहा है। तो ये सब की सब क्या कहलाती है, अपने आप में रंजक क्रियाएं कहलाती है। समझ में नहीं आया तो ये अलग से टॉपिक में अगर कहोगे तो करा दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं कि रंजक क्रियाएं हैं, वो आएगा तो संयुक्त क्रिया के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये था आपका अपने आप में क्या, संयुक्त क्रिया के भेद। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लेना, कैसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवीजन करना। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।